हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जो स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी स्पेक्ट्रम का अगला चैप्टर है भारत में। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे भारत में अंग्रेज़ों की जो भू राजस्व नीतियाँ थी, जैसे इजारेदारी प्रथा, महलवारी, ये सभी को आज हम लोग पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ेंगे। और काफ़ी इंपॉर्टेंट कंटेंट जितने भी होते हैं इस चैप्टर के, मैंने सभी को ले लिया है। तो इसी स्पेक्ट्रम बुक के जितने भी चैप्टर है सभी को पॉइंट वाइज फॉर्म में ले लिया है। तो देखिए पॉइंट वाइज फॉर्म आखिर है क्या। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और भारत में अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ चैप्टर जो है उसको पढ़ते हैं। और पहला है दोस्तों इजारेदारी प्रथा। तो इजारेदारी प्रथा का पहला कंटेंट है 1772 में वारेन हेस्टिंग्स। ये नाम आप लोग याद रखिएगा, एक है लॉर्ड हेस्टिंग्स, एक है वारेन हेस्टिंग्स, तो दोनों में कन्फ्यूजन न हो इसीलिए। तो 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने इसे लागू किया था, दे देगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, इसीलिए वारेन इसमें अच्छे से ध्यान से रखना है। अब आगे चलते, इसका उद्देश्य था अधिक भू राजस्व वसूल करना। अब आगे है इसकी विशेषता की बात करें तो पहली विशेषता है कि पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था। पंचवर्षीय ठेके की व्यवस्था। और दूसरी विशेषता है इसकी अधिक बोली लगाने वालों को भूमि क्या कर दी जाती थी, ठेके पर दे दी जाती थी। इस प्रथा से ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, 1777 ईस्वी में इसे परिवर्तित किया गया तथा ठेके की अवधि को 1 वर्ष की बजाय 1 वर्ष किया गया। लेकिन फिर भी यह क्या हुआ, असफल रहा। 5 वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष किया, फिर भी ये क्या हुआ, असफल हुआ। अब आगे के कंटेंट देखते हैं। इजारेदारी मतलब ठेकेदारों या जमींदारों का इसमें अस्थायी स्वामित्व होता था, अस्थायी नहीं अस्थायी, ये ध्यान रखेंगे। मुख्यतः ये बंगाल में ही क्या हुई, लागू की गई। अब है आगे अस्थाई बंदोबस्त, जिसे हम लोग जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं। तो अस्थाई बंदोबस्त का दूसरा नाम क्या है, जमींदारी व्यवस्था। तो आप लोग इस दोनों नाम को रखेंगे, कभी कभी जमींदारी पूछ दिया जाता है तो कभी अस्थाई पूछ दिया जाता है। तो इसमें पहला है बंगाल की लगान व्यवस्था जो थी वो 1765 से ही कंपनी के लिए समस्या बनी हुई थी, जैसा कि आप ऊपर में देख ही रहे होंगे, समस्या बनी हुई थी। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, इसमें कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। बाद में वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा लागू की, लेकिन आप लोग शुरू में ही देखे हैं यह भी क्या हुई, असफल रही थी। और इससे किसान क्या होने लगे, बर्बाद होने लगे। अब आगे चलते हैं। तब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये क्रूशियल मूवमेंट था दोस्तों, तब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और उसके सामने कंपनी की लगान व्यवस्था में सुधार करना था तथा वार्षिक ठेके की व्यवस्था से उत्पन्न दोषों को दूर करने के लिए जमींदारों से अस्थायी समझौता किया। यहीं से जमींदारी या अस्तमारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त, देखिए जमींदारी व्यवस्था कहिए या अस्तमारी व्यवस्था भी इसका नाम है, या अस्थाई बंदोबस्त, कई नाम है इसके, तो ये सभी नाम भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो अस्थाई बंदोबस्त के नाम से ये क्या हुआ, जाने लगा। आगे चलते हैं। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के बनारस प्रखंड और उत्तरी कर्नाटक में क्या हुए, लागू किए गए। दोस्तों आपको दे देगा यूपीएससी के अगर एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें दे देता है कंटेंट के रूप में, ये किया गया, यहाँ बदल के आपको दे देगा, बंगाल की जगह कुछ और दे देगा। तो सभी जितने भी कंटेंट है इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बार बार रिपीटिशन करेंगे तो आपको ये आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव रूप में इस सारे को अगर पॉइंट वाइज फॉर्म में पढ़ लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसके तहत ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना आया, 19% था। इसकी विशेषता की बात करें तो जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया तथा अधिकार पैतृक व हस्तांतरणीय था तथा यह जमीन को खरीद या बेच सकते थे। जमींदारों को भूमि का अस्थाई मालिक बना दिया गया, क्यों, क्योंकि इसका नाम ही है जमींदारी व्यवस्था। देख रहे होंगे आप लोग, जमींदारी व्यवस्था या अस्थाई बंदोबस्त, ये सब इसी के नाम हैं। अब आगे चलते हैं। जमींदार जो है वो जमींदार को किसानों से वसूल किए गए कुल रकम का, जमींदार को किसानों से वसूल किए गए कुल रकम का 10/11, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग वो स्वयं रखता था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
एक निश्चित तारीख तक जमींदार राजस्व जमा नहीं करता था तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है। अगर इस कंटेंट की बात करें तो दोस्तों यूपीएससी के एग्ज़ाम अगर आप लोग दिए होंगे तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में एक बार पूछ दिया गया था, इसको दे दिया गया था 10/11 को यहाँ की 10/11 भाग स्वयं रख लेता था और ज़मींदार किसानों से वसूल किए गए कुल रकम का 1/11 भाग कंपनी को देता था। तो ऐसे उलट पुलट करके क्वेश्चन पूछ देता है, तो काफ़ी बारीकी से ध्यान में रखना है क्योंकि कंपटीशन बढ़ चुका है। निश्चित तारीख तक जमींदार राजस्व जमा नहीं करता था तो जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। आप यह कंटेंट दोस्तों लकी ट्रिक चैनल पर देख रहे हैं। अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन का ऑल बटन दबा लेंगे ताकि इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियो जो मेरे द्वारा बनाई जाती है आप लोगों तक पहुंचे और इसका लाभ उठा सके। अब आगे चलते हैं रैयत बारी व्यवस्था। रैयत बारी व्यवस्था में क्या क्या देखते हैं। मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मनरो द्वारा 1820 में यह प्रारंभ की गई थी। आगे का कंटेंट है, इसे मद्रास, मुंबई एवं असम के कुछ भागों में लागू किया गया। और आगे है, मुंबई में एल्फिंस्टन ने महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया। इस व्यवस्था में सरकार ने रैयत अर्थात रैयत किसको बोलते हैं, किसानों को, रैयतों से सीधा बंदोबस्त किया सरकार ने। अब किसानों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जादारी अधिकार दिए गए तथा वे क्या हुए, सीधे सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। अब आगे के कंटेंट देखते हैं। जमींदार की जगह भूमि का स्वामी किसान को बनाया गया, क्योंकि रैयतवारी नाम से ही है रैयतवारी, यानी इसमें किसान को वेटेज दिया गया होगा। आगे है, राजस्व वसूली वास्तविक उपज की मात्रा पर न करके भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार पर। यह भी कंटेंट यूपीएससी में पूछ दिया गया था एक बार। यह व्यवस्था का उद्देश्य जमींदारों बिचौलियों के वर्ग को क्या करना था, समाप्त करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत 51% भूमि आई, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। कंपनी भी इस व्यवस्था को लागू करने के पक्ष में थे क्योंकि ये काफ़ी अच्छा था, मानते थे वो लोग। इसमें ग्रामीण समाज के सामूहिक स्वामित्व की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया तथा जमींदारों के स्थान पर स्वयं ब्रिटिश सरकार ने इसका स्थान ले लिया। यह बंदोबस्त अस्थायी नहीं थी, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। किसान का स्वामित्व तब तक था जब तक वो राजस्व चुकाता था, अन्यथा उसे बेदखल कर दिया जाता था। और आगे का कंटेंट है, राजस्व 20 से 30 वर्षों में क्या होता था, ये संशोधित भी किया जाता था। तो अब आगे चलते हैं महलवारी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महलवारी व्यवस्था में कंटेंट देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड और वारिंग में हमेशा कह रहा हूँ, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में यह व्यवस्था लागू की गई। आगे है, सर्वप्रथम आगरा व अवध के कुछ प्रांतों में यह व्यवस्था क्या हुई, लागू की गई। अब आगे है, यह मध्य प्रांत यूपी के आगरा एवं पंजाब में लागू की गई। अब आगे का कंटेंट है, जो व्यवस्था पूरे गांव या महाल के प्रमुख होने का दावा करते थे उनको सौंपी गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत 30% भूमि आई। अब आगे है, लगान महाल प्रमुख को किसान देते थे। देखिए यहाँ लगान जो है वो महाल प्रमुख को कौन देते थे, किसान। और यह प्रमुख जो थे यानी महाल प्रमुख फिर किसको देते थे, सरकार को। तो ये है। अब आगे चलते हैं। महाल प्रमुख या मुखिया को अधिकार था कि वह लगान अदा न करने वाले किसानों को उसकी भूमि से बेदखल कर सकता था। यह व्यवस्था असफल रही क्योंकि लगान का निर्धारण अनुमान के आधार पर था। भूमि कर भूभाग का 30% निश्चित किया गया जो जमींदारों को देना पड़ता था। अब आगे है, 1833 के रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत ही प्रथम बार खेतों के मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया तथा यह योजना मार्टिन बर्ड की देखरेख में किया गया था। और मार्टिन बर्ड के बारे में दोस्तों जानिए कि उसको उत्तर भारत में भूमिकर व्यवस्था का प्रवर्तक माना जाता है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट कंटेंट है जो आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलते हैं। प्रतिशत भूमि के आधार पर घटते क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा प्रतिशत भूमि किसका था, रैयतवारी का 55% था, फिर महलवारी का कितना था 30%, फिर अस्थाई बंदोबस्त का 19%। तो ये था दोस्तों अंग्रेज़ों की भू राजस्व नीतियाँ के जो जितने भी व्यवस्था थे, टॉप व्यवस्था, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों आज से हम लोग थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जो भी टॉपिक है उसको पढ़ने के बाद 3-4 करंट अफेयर्स हम लोग लास्ट में जान लेंगे, जो कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी होगा और काफ़ी क्रूशियल साबित होगा ये करंट जितने भी एग्ज़ाम हैं। तो 2-3 करंट अफेयर्स वीडियो के लास्ट में मैं कोशिश करूंगा लेने का। तो आज का है पहला करंट अफेयर्स, देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय वो केरल में क्या हुआ था, स्थापित होगा। देश का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल में स्थापित होगा। दूसरा करंट अफेयर्स है, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है कहाँ, मध्य प्रदेश में।
और कमला हैरिस अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति बनी है। यह अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला है। यह भारत के कहाँ से है? तमिलनाडु राज्य से है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग माय लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों ये चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है, काफ़ी यूनिक अंदाज में सभी सब्जेक्ट को, मेरे लकी ट्रिक चैनल एक ऐसा चैनल है दोस्तों जिसपे सभी सब्जेक्ट को काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग अंदाज के साथ पढ़ाया जाता है। तो हमारे लकी ट्रिक चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ऐसे अमेजिंग वीडियो के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का ऑल बटन दबा लें और लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच।